कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 5 अक्टूबर 2025। पिछले 2 दिनों यानी 3 और 4 अक्टूबर को देश की अदालतों और कानूनी दुनिया में काफी कुछ हुआ। करीब 20 खबरें तो आई होंगी, लेकिन हम उनमें से कुछ सबसे अहम, सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले मामलों पर आज थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। हमारा मकसद सिर्फ सुर्खियां दोहराना नहीं है, बल्कि इन खबरों के जरूरी पहलू और उनके गहरे मायने को समझना है। आज हम बात करेंगे जैसे कानून के शासन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की, फिर न्यायपालिका के अंदर जवाबदेही की भी बात है। देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी नए कानूनी सवाल खड़े कर रही है और हाँ, कैसे अदालतें सामाजिक मुद्दों से जुड़े कानूनों की व्याख्या कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान से। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने दिया है मॉरिशस में। उन्होंने काफी जोर देकर कहा कि भारत का कानूनी सिस्टम बुलडोजर न्याय से नहीं, बल्कि कानून के शासन रूल ऑफ लॉ से चलता है। उन्होंने अपने ही एक पुराने फैसले का जिक्र भी किया। तो इस बयान को किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए? जी देखिए, ये बयान सिर्फ एक आप कहें तो फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। इसके कई मायने हैं, काफी गहरे। पहली बात तो ये कि एक इंटरनेशनल मंच पर दिया गया है, तो ये दुनिया को भारत की जो संवैधानिक प्रतिबद्धताएं हैं उनके एक तरह से आश्वासन देता है। हाँ, सही। दूसरी बात, ये जो शब्द है बुलडोजर न्याय, इसका इस्तेमाल सीधे तौर पर हाल की कुछ घटनाओं और जो बहसें चल रही हैं उनकी तरफ इशारा करता है, जहां प्रशासन की कार्रवाइयों पर सवाल उठे हैं। और मुख्य न्यायाधीश का अपने ही एक फैसले का जिक्र करना, जिसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के अतिक्रमण के खिलाफ निर्णय दिया था, ये दिखाता है कि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता और शक्तियों को लेकर आप कह सकते हैं सजग है। अच्छा, ये सिर्फ कार्यपालिका और न्यायपालिका के संतुलन की बात नहीं है, बल्कि ये जमीनी हकीकत पर भी एक टिप्पणी है कि भाई कानून की प्रक्रिया का पालन तो हर हाल में होना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। यानी ये सिर्फ एक थ्योरी वाली बात नहीं, बल्कि मौजूदा हालात पर एक तरह का जुडिशियल मैसेज भी है कि प्रक्रिया सबसे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। जब देश के मुख्य न्यायाधीश ये हैं तो इसका वजन होता है। ये प्रशासन को एक साफ संकेत है कि भाई त्वरित न्याय या जो पॉपुलिस्ट कार्रवाइयां होती हैं उनके नाम पर स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये बयान इक्वालिटी, मानवीय गरिमा, इन मूल सिद्धांतों को बनाए रखने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को भी दिखाता है, खासकर उन स्थितियों में जहां राज्य की शक्ति का प्रयोग व्यक्तियों के खिलाफ हो रहा हो। हाँ, और इसी जवाबदेही और व्यवस्था को बनाए रखने की बात से जुड़ी एक और अहम खबर आई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। ये न्यायपालिका के अंदर की जवाबदेही से जुड़ी है। हाँ, ये एक गंभीर मामला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में निचली अदालत के 2 जजों को सर्विस से ही बर्खास्त कर दिया है। यह फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि न्यायपालिका अपनी आंतरिक शुचिता इंटरनल इंटेग्रिटी को लेकर कितनी गंभीर है। अक्सर हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात सुनते हैं, पर यह मामला उसकी अकाउंटेबिलिटी का है। इस तरह की कार्रवाई का क्या असर होता है सिस्टम पर? देखिए, इसका असर दोहरा होता है। एक तरफ तो ये न्यायपालिका के भीतर जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक कड़ा संदेश देता है कि भाई किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, 0 टॉलरेंस। दूसरी तरफ ये आम जनता में, हम लोगों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत करता है। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम खुद को साफ रखने के लिए कदम उठा रहा है तो उनका भरोसा बढ़ता है। और ये CGI गवई की कानून के शासन वाली बात को भी तो पुष्ट करता है ना, कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर न्यायाधीश। बिल्कुल सही कहा आपने। अब थोड़ा विषय बदलते हैं और उस एरिया में चलते हैं जहां कानून और तकनीक का आमना सामना हो रहा है। दिग्गज गायिका आशा भोसले जी की आवाज और छवि की AI क्लोनिंग का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा और उन्हें अंतरिम राहत भी मिल गई है। ये पर्सनालिटी राइट्स का मामला आजकल बहुत चर्चा में है ना? जी हाँ, और ये मामला दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और कानून के लिए कैसी नई चुनौतियां पेश कर रही है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI, इसके जरिए किसी की आवाज, चेहरा या अंदाज की नकल बनाना अब बहुत आसान हो गया है। आशा भोसले जी के मामले में कोर्ट ने जो अंतरिम संरक्षण दिया है, उसका मतलब है कि फिलहाल उनकी इजाजत के बिना उनकी आवाज या छवि का AI क्लोनिंग नहीं किया जा सकता। अच्छा। और ये पर्सनालिटी राइट्स या कहें व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये पर्सनालिटी राइट्स असल में हैं क्या? क्या ये कॉपीराइट से अलग चीज है? हाँ, ये कॉपीराइट से अलग हैं। बिल्कुल, कॉपीराइट आमतौर पर किसी रचना पर होता है, जैसे कोई गाना लिखा, कोई किताब, कोई फिल्म। पर्सनालिटी राइट्स व्यक्ति की पहचान से जुड़े होते हैं। उसका नाम, आवाज, सिग्नेचर, छवि,
यहाँ तक कि उसका कोई खास अंदाज भी। इसका मूल सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान के कमर्शियल इस्तेमाल को कंट्रोल करने का अधिकार है। कोई दूसरा आपकी पहचान का इस्तेमाल करके मतलब फायदा नहीं कमा सकता, खासकर जब आप एक जानी मानी हस्ती हो। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला इसी अधिकार को एआई के कॉन्टेक्स्ट में मान्यता देता दिख रहा है। लेकिन क्या हमारे मौजूदा कानून एआई जैसी नई तकनीक से निपटने के लिए काफी हैं? या हमें लगता है कि नए कानूनों की जरूरत पड़ेगी? ये बड़ा सवाल है इस वक्त। फिलहाल तो अदालतें मौजूदा कानूनों के दायरे में ही इनको देख रही हैं, जैसे कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है और निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। पासिंग ऑफ का सिद्धांत भी है, यानी किसी और के नाम या पहचान का इस्तेमाल करके धोखा देना, ये सब लागू होते हैं। लेकिन एआई की जो रफ्तार है, जो क्षमता है, उसको देखते हुए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमें शायद ज्यादा स्पष्ट और व्यापक कानूनों की जरूरत पड़ेगी, जो खासतौर पर एआई द्वारा पर्सनालिटी राइट्स के उल्लंघन को एड्रेस करें। सही। तो ये फैसला उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है, पर यह बहस अभी मुझे लगता है लंबी चलेगी। हाँ, लगता तो है। तकनीक जहाँ एक तरफ सहूलियतें ला रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा और अधिकारों की नई चुनौतियां भी खड़ी कर रही है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कैसी घटना की जहां तकनीक नहीं बल्कि शायद व्यवस्था की नाकामी ने एक बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। तमिलनाडु की करूर में एक राजनीतिक कार्यक्रम में भगदड़ हुई जिसमें 41 लोगों की जान चली गई। इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट का रवैया इस मामले में बहुत सख्त रहा है। कोर्ट ने न सिर्फ टीवी के नेता विजय और पार्टी पदाधिकारियों की तीखी आलोचना की है, बल्कि ये तक कह दिया कि वे घटनास्थल से भाग गए। ये अपने आप में बहुत गंभीर टिप्पणी है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT बनाने का आदेश दिया है और जो संबंधित पदाधिकारी थे उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। कोर्ट की इस सख्ती के क्या मायने हैं? ये सिर्फ आलोचना है या इसका कोई लीगल असर भी होगा आगे? नहीं, ये सिर्फ आलोचना से कहीं ज्यादा है। देखिए, SIT जांच का आदेश देना ही ये दिखाता है कि कोर्ट मौजूदा जांच से शायद संतुष्ट नहीं है या फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए एक फोकस्ड और गहन जांच चाहता है। पदाधिकारियों की अग्रिम जमानत खारिज होने का मतलब है कि गिरफ्तारी का खतरा उन पर बना हुआ है। और सबसे बढ़कर कोर्ट का ये रुख जो है वो राजनीतिक रैलियों और बड़े सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा मानकों के पालन और आयोजकों की जवाबदेही पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कोर्ट का संदेश साफ है, आप भीड़ तो जमा कर सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। क्या ऐसे मामलों में आयोजकों पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस मतलब आपराधिक लापरवाही का मामला बन सकता है? निश्चित रूप से बिल्कुल बन सकता है। अगर जांच में यह पाया जाता है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे या चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया या भगदड़ के लिए सीधे तौर पर आयोजकों की लापरवाही जिम्मेदार थी, तो उन पर आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। इसमें गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल हो सकती हैं। SIT की जांच इसी दिशा में सबूत इकट्ठा करेगी। अच्छा। और यह मामला भविष्य के आयोजनों के लिए एक नजीर, एक प्रेसिडेंट बन सकता है कि लापरवाही की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। सही बात है। व्यवस्था की जवाबदेही से जुड़ा एक और मामला है, हालांकि ये थोड़ा अलग तरह का है। ये लाखों सिविल सेवा उम्मीदवारों से जुड़ा है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अब से प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद ही प्रोविजुअल मतलब अस्थायी आंसर की जारी कर दी जाएगी। ये सुनने में शायद छोटा सा बदलाव लगे, पर इसका असर क्या होगा? नहीं, ये छोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है। ये पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है। देखिए, UPSC देश की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षाओं में से एक कराती है। पहले होता यह था कि प्रीलिम्स परीक्षा की जो आंसर की होती थी वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद जारी होती थी। इससे उम्मीदवारों में बहुत कंफ्यूजन रहता था, अनिश्चितता रहती थी। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके कौन से जवाब सही माने गए, कौन से गलत, जब तक कि पूरी प्रक्रिया खत्म ना हो जाए। और अगर उन्हें किसी उत्तर पर आपत्ति होती भी थी तो उसे उठाने का कोई प्रभावी मंच नहीं बचता था। तो अब इस बदलाव से क्या फर्क पड़ेगा? अब परीक्षा के तुरंत बाद अस्थायी आंसर की जारी होने से उम्मीदवार अपने अंकों का एक अंदाजा लगा सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उन्हें किसी उत्तर या प्रश्न पर आपत्ति है तो वे समय रहते उसे दर्ज करा सकेंगे। फिर UPSC को उन आपत्तियों पर विचार करके फाइनल आंसर की और परिणाम जारी करने का मौका मिलेगा। इससे पूरी प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आएगी, विवाद कम होंगे और उम्मीदवारों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। ये दिखाता है कि कैसे एक प्रोसीजरल सुधार लाखों लोगों के लिए मायने रख सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल, ये पारदर्शिता और भरोसे की बहाली के लिए वाकई अहम कदम है।
अच्छा, अब अंत में बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो हमारे सामाजिक ताने बाने और कानून की व्याख्या से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े कानून यानी आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता शब्द की व्याख्या की है और कोर्ट ने एक मामले में ससुराल वालों के खिलाफ अस्पष्ट और सामान्य आरोपों के आधार पर दर्ज केस को रद्द कर दिया। इसका क्या मतलब समझना चाहिए? ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण फैसला है। देखिए, धारा 498A को लाया गया था महिलाओं को ससुराल में होने वाली क्रूरता, खासकर दहेज से जुड़ी प्रताड़ना से बचाने के लिए। ये इसका उद्देश्य था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसी चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं कि कहीं इस धारा का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, मिसयूज तो नहीं हो रहा, खासकर जब पारिवारिक विवाद होते हैं। हाँ, ये सुनने में आता है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्रूरता की परिभाषा को और स्पष्ट करने की कोशिश की है। कोर्ट का कहना है कि इस धारा के तहत मामला दर्ज करने के लिए सिर्फ जनरल और अस्पष्ट मतलब वेग आरोप लगाना काफी नहीं है। जैसे कह देना कि मुझे परेशान किया गया या मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ। तो फिर किस तरह के आरोप जरूरी माने गए हैं? कोर्ट के अनुसार आरोपों में स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, मतलब कब, कहां, किसने और किस तरह की क्रूरता की, इसका कुछ ब्यौरा होना चाहिए। ये शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी, लेकिन उसका नेचर गंभीर होना चाहिए, ऐसा जो महिला को आत्महत्या के लिए उकसाए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करे। अच्छा, कोर्ट ने साफ किया कि महज छोटे मोटे झगड़े या जो सामान्य अनबन होती है परिवारों में, वो इस धारा के तहत क्रूरता नहीं माने जाएंगे। ये फैसला कानून के दुरुपयोग को रोकने और जो वास्तविक पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है। लेकिन क्या इससे जो वास्तविक पीड़ित हैं उनके लिए मुश्किलें नहीं बढ़ जाएंगी? कई बार प्रताड़ना साबित करना वैसे ही कितना मुश्किल होता है। ये चिंता बिल्कुल जायज है और अदालतें भी इस बात से वाकिफ हैं। इसीलिए ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है। इस फैसले का मकसद वास्तविक पीड़ितों को हतोत्साहित करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि कानून का इस्तेमाल सही मंशा से और ठोस आधार पर हो। अब जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को ज्यादा सावधानी से फैक्ट्स को देखना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप सिर्फ हवा हवाई ना हो, बल्कि उनमें कुछ तथ्यात्मक आधार हो। इसका मतलब यह भी है कि पीड़ितों और उनके वकीलों को अपनी शिकायतें दर्ज कराते समय ज्यादा स्पष्ट और डिटेल जानकारी देनी होगी। ये एक बहुत बारीक रेखा है जिस पर न्यायपालिका को चलना है। तो आज हमने देखा कि कैसे अदालतें मतलब कानून के शासन को बनाए रखने, फिर टेक्नोलॉजी की चुनौतियों से निपटने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और सामाजिक कानूनों की व्याख्या करने जैसे कितने जटिल मुद्दों से जूझ रही हैं। सीजीआई का बयान हो, जजों की बर्खास्तगी, एआई क्लोनिंग पर रोक, भगदड़ पर सख्ती, यूपीएससी का कदम या 498A पर यह स्पष्टीकरण, ये सब दिखाते हैं कि कानूनी दुनिया कितनी गतिशील है, कितनी बदल रही है। वाकई, और ये सारे मामले ये भी दर्शाते हैं कि कानून कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि समाज के साथ लगातार विकसित होता है। तकनीक नई चुनौतियां ला रही है, सामाजिक मान्यताएं बदल रही हैं और न्यायपालिका को इन सब के बीच संतुलन साधना पड़ रहा है। खास करके ये जो जवाबदेही का सिद्धांत है, चाहे वो प्रशासन की हो, आयोजकों की हो या खुद न्यायपालिका की अपनी हो, इन फैसलों में बार बार उभर कर आया है। हाँ, और सोचने के लिए एक सवाल ये भी रह जाता है कि जैसे जैसे समाज और तकनीक और तेजी से बदलेंगे, हमारा जो कानूनी ढांचा है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो इन बदलावों के साथ कदमताल कैसे कर पाएगा? कैसे हम सिद्धांतों पर भी टिके रहें और जरूरत के हिसाब से लचीले भी बने? ये एक बड़ी चुनौती है। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में फिर मिलेंगे नई कानूनी खबरों और उनके विश्लेषण के साथ। नमस्कार।